मैं अर्चना त्यागी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से आज आपके लिए कक्षा 10 उप विषय रसायन विज्ञान में धातु और अधातु के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। इसमें धातु और अधातु के लिए और इसका निष्कर्षण, धातु कर्म से धातु का निष्कर्षण। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा धातु। धातु क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नंबर 2, तन्य होते हैं। तन्य का मतलब है कि इनसे तार खींचा जा सकता है। नंबर 3, आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय क्या होता है? यानी इसको हथौड़े से अगर हम पीटते हैं तो हथौड़े से पीटने पर ये टुकड़े टुकड़ों में विभाजित नहीं होते हैं। नंबर 4, इनमें एक विशेष चमक होती है। विशेष चमक आपने देखा होगा, सोना शुद्ध रूप में उसमें एक चमक होती है। नंबर 5, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जितनी भी धातु हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। इसी तरह से अधातु, अधातु इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी विद्युत और ऊष्मा के क्या हो जाएंगे? वो कुचालक होते हैं। उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, आघात वर्धनीय नहीं होते, वो भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या है कि अगर उन्हें आप तोड़ देंगे, हथौड़े से पीट देंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। उनमें एक विशेष चमक नहीं होती है। वे ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक खनिज। खनिज क्या होते हैं कि पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। जैसे कॉपर पाइराइट, कॉपर जो है वो कॉपर पाइराइट के रूप में पृथ्वी पर मिलता है, तो ये क्या कहलाता है? एक खनिज कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक और कम खर्च में अलग किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। आपको खनिज और अयस्क दोनों समझ आ गए होंगे। खनिज में क्या है? धातु और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं वो खनिज कहलाता है, और खनिजों से किसी धातु को सरलतापूर्वक कम खर्च में अलग करना क्या कहलाता है? वो उसमें अयस्क कहलाता है। जैसे कॉपर को कॉपर पाइराइट से अलग किया जाता है। इसके बाद है खनिज और अयस्क में अंतर। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी अयस्क खनिजों से अयस्क तो प्राप्त हो जाते हैं लेकिन सभी खनिजों से अयस्क नहीं होते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आधात्री या मैट्रिक्स। आधात्री क्या होता है? इसको गैंग भी बोलते हैं। यानी जो खनिज होते हैं उनमें मिट्टी के कण, कंकड़ आदि बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो वो अशुद्धियाँ जो होती हैं उन्हें बोलते हैं आधात्री या मैट्रिक्स। इसका तीसरा नाम आपका गैंग भी कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है कि खनिजों से भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा धातु को अलग करना क्या कहलाता है? धातु कर्म। अब धातु कर्म के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। यानी हम किसी खनिज से जब धातु को प्राप्त करते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी धातु कर्म होती है। इसके 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है अयस्क का सांद्रण। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें सांद्रण करना होता है। इसके बाद धातु का निष्कर्षण होता है और निष्कर्षण के बाद हम उसका शोधन करते हैं। यानी इसमें किसी खनिज से धातु को प्राप्त करने के लिए हमें 3 पॉइंट करने पड़ते हैं। सांद्रण करना पड़ता है, धातु का निष्कर्षण करना पड़ता है और धातु का शोधन करना होता है। अब इसके हम फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, अयस्क का सांद्रण।
अयस्क के सांद्रण में हम क्या करते हैं, इसमें अयस्क का सांद्रण करने के लिए सबसे पहले हम जो अयस्क लेते हैं उसके जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको हम बीन कर अलग कर लेते हैं। जितने भी उसमें बड़े टुकड़े हैं हमारे, उनको हम हाथ से बीन कर अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हथौड़े के द्वारा तोड़ते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में हथौड़ों के द्वारा हम उसे तोड़ देते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर हम क्या करते हैं, दलित्र में डालते हैं। दलित्र में क्या होता है, एक चक्की होती है। कहाँ डालते हैं छोटे छोटे टुकड़ों को, दलित्र में। दलित्र में क्या होता है, एक चक्की होती है, उसमें एक चक्की सी होती है। उसके बाद जिसमें 2 प्लेटें लगी होती हैं। एक प्लेट तो क्या होती है, घूमती रहती है, और दूसरी प्लेट क्या हो जाती है, दूसरी प्लेट स्थिर हो जाती है। दलित्र का क्या कार्य है, वो छोटे छोटे टुकड़ों को चूर चूर कर देता है। जितने भी उसमें टुकड़े होते हैं जिसको हमने हथौड़े से तोड़ लिया है, उन हथौड़ों से तोड़ने के बाद जो हमें टुकड़े प्राप्त होते हैं उनको क्या करते हैं, हम दलित्र में डाल देते हैं और चक्की के द्वारा वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। उनको चूर चूर वहाँ पर कर दिया जाता है। जहाँ पर उनको, उसमें क्या होता है, जहाँ पर फिर उन्हें स्टैम्प मिल में डाला जाता है। स्टैम्प मिल में डालने के बाद क्या होता है, उसमें लगातार हथौड़ों से चोट उन पर पड़ती रहती है। किससे पड़ती है, हथौड़ों से। हथौड़ों से लगातार उसमें चोट पड़ती रहती है। इस क्रिया में जो अयस्क होता है वो अत्यंत महीन हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है। जैसे हमने बड़े बड़े उसमें अयस्क के टुकड़े लिए थे, उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल महीन हो जाते हैं। फिर हम उसकी प्रकृति के हिसाब से अयस्क का सांद्रण करने के लिए अयस्क की प्रकृति के हिसाब से इसमें निम्न विधियाँ होती हैं। उसमें हम उनकी प्रकृति के हिसाब से उन विधियों को हम देखते हैं। जैसे अयस्क के सांद्रण में हमारे पास 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है पृथक्करण विधि, दूसरी विधि है झाग प्लवन विधि, इसको हम फेन प्लवन विधि भी बोलते हैं। तीसरी विधि है चुंबकीय। चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो सबसे पहली विधि हमारी है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि द्वारा देखिए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इस विधि में हम क्या करते हैं, जो हमें महीन अयस्क मिले थे उन अयस्कों को हम कहाँ डालते हैं, पानी, उन अयस्कों को हम पानी की बौछार करते हैं, यानी उन्हें हम खलबलाते हैं। खलबलाने का मतलब है कि पानी की तेज धारा उस अयस्क के ऊपर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो अयस्क में पानी की तेज धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, जो हल्के होते हैं वो क्या करते हैं, हल्के जो गैंग होते हैं, यानी हल्के जो आधात्री होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं, और जो भारी अयस्क के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी झाग प्लवन विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बाद अब दूसरे नंबर पर आती है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि का दूसरा नाम झाग प्लवन विधि भी है। इस विधि में क्या करते हैं, जो अयस्क होता है, बारीक पिसा हुआ जो अयस्क होता है, उसमें सल्फाइड, अगर सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे कॉपर पाइराइट में क्या होता है, एस होता है, सल्फाइड की अशुद्धि होती है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्कों को तेल, ये हमारा देखिए फेन प्लवन विधि है, इसमें सल्फाइड अयस्कों को तेल द्वारा उन्हें भिगो लेते हैं, यानी तेल से उनकी क्रिया हम कराते हैं।
जब तेल और पानी से भरे हुए उसमें क्या होते हैं अशुद्धियाँ, जो गैंग अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होता है नीचे बैठ जाती हैं। चीड़ के तेल युक्त जल में इसको भिगाया जाता है सल्फाइड अयस्कों की अशुद्धियों को। उसके बाद जो होती हैं वो गैंग के रूप में नीचे निकल जाती हैं और सल्फाइड अयस्क के निलंबन से जब सल्फाइड अयस्क के निलंबन में जब वायु को प्रवाहित किया जाता है तब सल्फाइड अयस्क के कण झाग बनकर ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इसमें नीचे बैठ जाती हैं। इस तरह से सल्फाइड अयस्क की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि तब यूज़ की जाती है जब उसमें किसकी अशुद्धि होती है, आपको सबको पता है चुंबक के लिए किसकी अशुद्धि होती है, लोहे की। जब लोहे की अशुद्धि होती है तो चुंबकीय पृथक्कारी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, दो रोलर होते हैं, ये देखिए ये दोनों रोलर होते हैं, इनमें एक महीन पट्टा, ये दोनों रोलर किसके द्वारा बंधे हैं, एक महीन पट्टे के द्वारा ये बंधे हैं। इसमें क्या होता है जब अशुद्धियाँ डाली जाती हैं, पट्टा होता है जिस पर ये दोनों रोलर, ये एक महीन पट्टा होता है जिस पर ये दोनों रोलर क्या होते हैं घूमते रहते हैं। इसमें हम महीन पिसा हुआ अयस्क जब हम इसमें डालते हैं तो इन रोलरों में घूमने के बाद, ये चुंबकीय रोलर है, इसमें घूमने के बाद क्या होता है जो अचुंबकीय अशुद्धियाँ हैं वो आपकी यहाँ से निकल जाती हैं और चुंबकीय अयस्क होता है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। यानी अगर लोहे की अशुद्धि को दूर करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का। अब आपको टॉपिक अयस्क का सांद्रण समझ आ गया होगा। उसके अंदर 3 विधियां बताई हैं। सबसे पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, उसमें भारी अयस्कों की अशुद्धियाँ होती हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद झाग प्लवन विधि है, इसमें सल्फाइड की अशुद्धियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें लोहे की अशुद्धि जब होती है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण के लिए जो सांद्रित अयस्क होता है उससे हमें धातु को प्राप्त करने के लिए उसका निष्कर्षण किया जाता है। इसके अंदर भी 3 प्रोसीजर हैं। नंबर 1 है निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है, जो सांद्रित अयस्क है जो हमें इन तीनों विधियों के बाद प्राप्त होता है अयस्क, वो कहलाता है सांद्रित अयस्क। तो जो सांद्रित अयस्क होता है उसको सीमित वायु में इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं। जो वाष्पशील पदार्थ है वो निकल जाते हैं, लेकिन अयस्क जो है वो पिघलता नहीं है। ये आपको वायु की सीमित मात्रा में ही करना होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बॉक्साइट। बॉक्साइट में इसका सूत्र है Al2O3.2H2O। जब हम इसको ये एक हमारा सांद्रित अयस्क है, जब हम इसको सीमित वायु में गर्म करते हैं तो इसमें जल क्या होता है, अलग हो जाता है। इसकी रिएक्शन देखिए, Al2O3.2H2O। जब हमने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद हमारा एल्यूमिना और जल हमारा अलग अलग हो गया, Al2O3 + 2H2O। ये हमारी है निस्तापन विधि। इसके बाद आती है भर्जन। भर्जन में क्या होता है, इसमें कॉपर पाइराइट, जैसे देखिए कॉपर पाइराइट के सांद्रित अयस्क को, यानी इसमें जो हमारा अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क होता है, उसको उसमें वायु की अधिकता के साथ, यानी उसमें अधिक वायु में इतना गर्म करते हैं कि उसमें भी क्या होता है, वाष्पशील पदार्थ आपके निकल जाते हैं और अयस्क उसमें भी नहीं पिघलता है। उसका एक एग्जाम्पल है जैसे कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट CuFeS2 के सांद्रित अयस्कों को हम किस में करते हैं, परावर्तनी भट्टी में रखकर कम ताप पर और वायु की उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये हमारा सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसकी रिएक्शन है CuFeS2। इसके हम 2 ले लिए, 2 हमने कॉपर पाइराइट के 2 लेने के बाद जब हमने इसे गर्म किया
तो गर्म करने पर एक तो हमारा बनता है कॉपर सल्फाइड, एक हमारा बन गया फेरस सल्फाइड और साथ में निकल गई ऑक्सीजन गैस। इसके बाद जो हमारा Cu2S बना, इसको फिर से ऑक्सीजन के साथ जब हम इसकी क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ यानी इसमें जब हम दोबारा से वायु को प्रवाहित करते हैं तो हमारा बनता है 2Cu2O+, साथ में क्या बना कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में बनता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। Cu2S + 3O2 ऑक्सीजन के साथ हमने क्रिया करी तो ये हमारा सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ निकलने पर बन गया सल्फर डाइऑक्साइड और कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग होने पर बना कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह से हमारा जो फेरस सल्फाइड बना था यानी FeS, जो FeS बना था वो भी O2 से क्रिया करेगा। O2 से क्रिया करने के बाद ये भी किस में चेंज हो जाएगा, आपका ऑक्साइड में ये भी परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा 2FeS + SO2, ये भी आपका किस में चेंज हुआ, फेरस ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारी थर्ड विधि आती है प्रगलन विधि। तीसरी विधि है प्रगलन विधि। पहली हो गई निस्तापन, दूसरी हो गई भर्जन, उसके बाद हमारी आती है प्रगलन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है हमारी प्रगलन। निस्तापन भर्जन के बाद आता है प्रगलन। प्रगलन में क्या है, इसमें सांद्रित अयस्क में कोक और उचित गालक को मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो प्रगलन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, वात्या भट्टी में। यह क्रिया वात्या भट्टी में कराई जाती है। इसमें हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3। इससे आयरन को प्राप्त करने के लिए सांद्रित अयस्क का निस्तापन और भर्जन अयस्क के बाद उसे क्या करते हैं, वात्या भट्टी में हम उसको गलाते हैं। तो गलाने के बाद Fe2O3 + 3C, इसमें क्या मिलता है हमें, Fe और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। Fe2O3 की फिर हम किसके साथ क्रिया करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसमें क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Fe आयरन प्राप्त हो गया और साथ में मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद आता है हमारा गालक। गालक की हमारी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, प्रगलन में। प्रगलन में गालक को कोक के साथ मिलाकर, तो इसीलिए हमें क्या सीखना चाहिए, पहले गालक क्या होते हैं। गालक में क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग कर देते हैं, वो कहलाते हैं गालक। अब गालक हमारे दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय गालक और अम्लीय गालक। क्षारीय गालक में क्या होता है, जिसमें अशुद्धि किस रूप में होती है, यदि अयस्क में यदि अपद्रव्य यानी अशुद्धि अम्लीय प्रकृति की होती है तो हम क्षारीय गालक का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रकृति क्षारीय गालक की होती है तो अम्लीय गालक का इस्तेमाल किया जाता है। MgCO3 ये क्या है, एक क्षारीय गालक है, किसके साथ क्रिया करी, SiO2 के साथ। तो क्या बना, MgSiO3 और साथ में निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्षारीय गालक समझ आ गया होगा, क्षारीय गालक क्या होता है, यदि अशुद्धि अम्लीय प्रकृति की है तो क्षारीय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अम्लीय गालक। यदि अशुद्धि किसके रूप में होती है, क्षारीय गालक, क्षारीय रूप में होती है यानी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है तो अम्लीय गालक का इस्तेमाल किया जाता है। SiO2 + FeO, इसकी जब हमने आपस में क्रिया करी तो FeSiO3 ये हमारा प्राप्त हो गया। इसमें एक क्षारीय प्रवृत्ति की क्या है, अशुद्धि है और अम्लीय गालक का हमने इसमें प्रयोग किया है। इसके बाद जब ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं उसके बाद किया जाता है अपचयन। अपचयन 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। अपचयन में क्या करते हैं, इन क्रियाओं के बाद
जो हमें प्राप्त होती है धातु, उसको हम या तो कोक के द्वारा उसका अपचयन करते हैं, या एल्यूमिनियम के द्वारा करते हैं, या गलित लवण के वैद्युत अपघटन द्वारा इसका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण के बाद हमने किया है धातु का निष्कर्षण। अब आता है हमारी इसके बाद थर्ड पॉइंट, उसमें जो धातु हमें प्राप्त हुई है उसका शोधन। धातु का जो शोधन करते हैं वो करते हैं विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा। विद्युत अपघटनी विधि में धातु का शोधन करने के बाद हमें शुद्ध धातु को प्राप्त की जा सकती है। मैंने इसमें लिया है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन द्वारा, अपचयन द्वारा एल्यूमिनियम को प्राप्त करना। देखिए इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव वाला है ग्रेफाइट, वो किसका कार्य करता है, कैथोड का। और जो पॉजिटिव एरिया है वो कार्बन, उसमें जो छड़ होती है कार्बन की जो छड़ है वो किसका कार्य करती है, एनोड का। और जो ग्रेफाइट की छड़ है वो किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। इसमें जब हम इसमें अशुद्धि को अशुद्धि जब हमें धातु प्राप्त हो जाती है, उस धातु को शुद्ध करने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें लगभग 123 डिग्री सेंटीग्रेड पर 123 डिग्री केल्विन पर इसमें क्या करते हैं, गलित क्रायोलाइट में विलेय अयस्क को हम लेते हैं। और उसके बाद जब हमारा ये प्रोसीजर होता है, विद्युत अपघटनी का प्रोसीजर होता है, यानी इसमें हम जब इस क्रिया को हम कराते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, गलित एल्यूमिनियम हमें प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद हमें जो इससे विद्युत अपघटनी के बाद हमें जो धातु प्राप्त होती है वो शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हम खनिजों से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। धातु कर्म में हमने 3 प्रोसीजर लिए। सबसे पहला लिया हमने सांद्रण, हमें जो अयस्क मिला उसका हमने उसमें सांद्रण किया। सांद्रण के बाद हमने उसमें क्या किया, धातु का निष्कर्षण किया। और निष्कर्षण के बाद हम क्या करते हैं, उसमें शोधन करते हैं। तो शोधन के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।